अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? पहले तो प्लीज़ मुझे बता दें, क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है? अगर मेरी आवाज़ और स्क्रीन आप सबको क्लियर है तो जल्दी से एक बार चैट पर क्लियर लिख दें, ताकि हम आज की क्लास स्टार्ट करें। प्लीज़, फौरन। क्या सबको मेरी आवाज़ और स्क्रीन क्लियरली पहुंच रही है? ठीक है जी। ग्रेट। तो आ जाएं ज़रा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का जो कॉन्सेप्ट था वो पढ़ लिया था। मैंने आपको बताया था कि अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन जो है वो किसकी होती है? फिक्स्ड ओवरहेड एफओएच कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट जो होता है उसकी होती है। अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ एफओएच कॉस्ट का मतलब होता है कि आपने एफओएच का खर्चा सोचा कम था, लेकिन एक्चुअल में वो ज्यादा आ गया। और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट का मतलब होता है कि आपने एफओएच का खर्चा सोचा ज्यादा था, लेकिन एक्चुअल में कम आ गया। ठीक है। तो आपने करना क्या होता था? आपने एक्चुअल यूनिट्स का बजटेड एफओएच कॉस्ट निकालना होता था, जिसको हम एब्जॉर्ब्ड एफओएच कहते थे। और उसमें से हम लोग एक्चुअल एफओएच माइनस करते थे, तो हमारा पॉजिटिव आंसर आता था तो ओवर एब्जॉर्ब्ड है, नेगेटिव आंसर आता था तो अंडर एब्जॉर्ब्ड है। तो आई होप आप लोगों को फॉर्मूला याद हो अंडर ओवर एब्जॉर्ब निकालने का। मैंने लास्ट क्लास में लिखवाया था। आपने सबसे पहले एब्जॉर्प्शन रेट लेना है, दैट इज एफओएच का पर यूनिट बजटेड रेट, जो कैसे निकलता है? बजटेड एफओएच डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन। उसको आप मल्टीप्लाई करते हो एक्चुअल प्रोडक्शन से, उसके बाद आपके पास एब्जॉर्ब्ड एफओएच का आंसर आ जाता है। उसमें से आप एक्चुअल एफओएच माइनस करते हो तो आपके पास एक आंसर आता है। अगर वो पॉजिटिव है तो ओवर एब्जॉर्ब्ड है, नेगेटिव है तो अंडर एब्जॉर्ब्ड है। तो इस तरह का कुछ सीन होता है। ठीक है जी। अब मैंने आपको चार एग्जाम्पल्स करवाए थे अंडर ओवर एब्जॉर्ब निकालने के। ठीक है जी। अब आज की क्लास में हमने क्या करना है? अच्छा, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने दो एग्जाम्पल क्वेश्चंस एज एन होमवर्क भेजे हैं ग्रुप पर। ठीक है। वो आप आज की क्लास के बाद वीकेंड, ओवर द वीकेंड, वो आप लोग कवर कर लीजिएगा ओवर द वीकेंड। ठीक है जी। और सब कर कर मुझे व्हाट्सएप पर पर्सनल चैट पे भेज दीजिएगा। मैं आपका वो चेक कर लूंगा जो होमवर्क है, और आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। ठीक है। तो वो वीकेंड के लिए मैंने होमवर्क दिया है। आज की क्लास के बाद ओवर द वीकेंड वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा, क्वेश्चंस, उसका सोल्यूशन मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है। खैर, अब आज की क्लास में हमने क्या करना है? आज की क्लास में आपको जो थर्ड प्रॉफिट स्टेटमेंट का थर्ड एग्जाम्पल क्वेश्चन है ना, जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंटरीज भी होंगी और अंडर ओवर एब्जॉर्ब भी होगा, वो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। ठीक है जी। एग्जाम्पल क्वेश्चन है, मेरा अपना बनाया हुआ है। पहले एग्जाम्पल क्वेश्चन के थ्रू उसको कवर करेंगे, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? फिर हम लोग जाएंगे पास्ट पेपर क्वेश्चंस पर। ठीक है जी। तो आ जाएं, जरा गौर से आप सबने मेरी बात सुननी है। ठीक है जी। टुडे वी आर गोइंग टू डू एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द प्रॉफिट स्टेटमेंट्स। ठीक है। अब मेरी बात सुने। मैं ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है। और ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसको मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है जी। ये ऊपर वाला जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है इसको मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ। इसको यहां से मैं कॉपी करूंगा, सॉरी, वेट कीजिएगा प्लीज। जी। तो यहां से मैं इसको कर रहा हूं कॉपी। ठीक है जी। और नए पेज पे जाकर मैं इस क्वेश्चन को एज इट इज जो है ना पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। नया पेज खोल लिया मैंने और इस क्वेश्चन को एज इट इज यहां पर पेस्ट कर दिया। ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर मैं करूंगा कुछ चेंजेस। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ चेंजेस मैं करूंगा, तो आप लोगों ने वो चेंजेस देखने हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है जी। अब चेंजेस मैं कुछ ये कर रहा हूँ कि, वेट कीजिएगा प्लीज। अच्छा जी। अब मैं चेंजेस ये कर रहा हूँ कि ओपनिंग इन्वेंट्री में हटा रहा हूँ क्वेश्चन में से। अच्छा जी। तो अब इसको एक लाइन हम ऊपर ले जाते हैं। अच्छा, अब देखें ये जो 10,000 यूनिट्स है ना, दिस 10,000 यूनिट्स, इसको मैं कर रहा हूँ आपकी बजटेड प्रोडक्शन। बी लिख रहा हूँ, बी प्रोडक्शन मींस बजटेड प्रोडक्शन। ठीक है। बी प्रोडक्शन का मतलब होगा बजटेड प्रोडक्शन। अब आपको सवाल के अंदर मैं एक्चुअल प्रोडक्शन भी दे रहा हूँ। अब ए प्रोडक्शन का मतलब है एक्चुअल। ठीक है। ए इज फॉर एक्चुअल। अब आपको सवाल के अंदर एक्चुअल प्रोडक्शन भी गिवन है। ठीक है। एंड दैट इज हाउ मच? दैट इज, आप कर लें, जो आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन है उसको हम कर लेते हैं 9,500 यूनिट्स। ठीक है जी। 9,500 यूनिट्स हमने कर लिया। ठीक है। अब एक और चीज मुझे करनी है। और क्या चेंजेस मैं कर रहा हूँ? वेट कीजिएगा, रिक्वायरमेंट को एक लाइन में नीचे ले जाता हूँ। और मुझे एक और जो चेंज करना है, कुछ यूँ करना है कि
यहां पर मैं थोड़ी सी जगह एक लाइन बना रहा हूं अपने लिए, वेट कीजिएगा, अभी आपको बताते हैं। यस, इसको एक लाइन में नीचे ले गया। ओके जी। अब देखें, यहां जो फिक्स्ड ओवरहेड्स गिवन है ना, 1 लाख, ये मैं कर रहा हूं बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। कितने बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स हो गए? अब आपको सवाल के अंदर एक्चुअल, ए मींस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट भी गिवन है, ठीक है जी। अब आपको एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट भी गिवन है सवाल के अंदर, वो कितना है पता है? दैट इज, हम ऐसा कर लेते हैं, 80,000, ठीक है जी। अच्छा, बस डन। अब देखें, अब इस क्वेश्चन के अंदर जो पहला क्वेश्चन था लास्ट क्लास में, लास्ट से लास्ट क्लास में जो किया था, उसी क्वेश्चन को मैंने कॉपी किया और उसके अंदर मैंने कर दिए कुछ चेंजेस। अब आप लोग देखेंगे सवाल के अंदर क्या क्या गिवन है, ठीक है। सवाल के अंदर आपको डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट का खर्चा, मतलब एक यूनिट बनाने में कितना डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा आता है, $2। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट कॉस्ट, एक यूनिट बनाने में डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट कितना आता है, $4। वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट, एक यूनिट बनाने में वेरिएबल ओवरहेड्स का खर्चा कितना आता है, $6। एंड बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इज $100,000, ठीक है। एंड एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इज $80,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट बनाने में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएबल कॉस्ट आता है $1। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट बनाने में, दैट इज $3। एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का फिक्स कॉस्ट इज 15,000, एडमिनिस्ट्रेशन का फिक्स कॉस्ट इज 25,000। सेल्स कमीशन पर यूनिट, एक यूनिट बनाने में जो सेल्स कमीशन का खर्चा आता है, $5। सेलिंग प्राइस इज 100, एक यूनिट आप 100 का बेचते हैं। अब आपको एक्चुअल प्रोडक्शन दी हुई है कि एक्चुअली आपने 9,500 यूनिट्स बनाए एंड बजटेड प्रोडक्शन इज 10,000 यूनिट्स, और आपकी सेल्स बेची कितनी यूनिट्स, आपने 9,000 यूनिट्स बेचे। अच्छा, अब ये सारी चीजें आपको गिवन है। अच्छा, मैं रिक्वायरमेंट को जरा जो है ना एक लाइन नीचे लेके जा रहा हूँ और एक स्टार पॉइंट, एक नोट यहां पर लिख रहा हूँ, गौर से देखिएगा, ठीक है। अब नोट क्या मैं लिख रहा हूँ, वेट कीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, जो नोट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दैट इज, देयर वॉज there was no opening stock, there was no opening stock at the start of the year। कि भाई साल के शुरू में कोई ओपनिंग स्टॉक, कोई ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं थी, ठीक है जी। अच्छा, अरहम आप पूछ रहे हैं व्हाट डज वी एंड एफ रेफर्स टू। वी इज फॉर वेरिएबल कॉस्ट एंड एफ इज फॉर फिक्स्ड। वी मींस वेरिएबल एंड एफ मींस फिक्स्ड, ठीक है जी। दानिश आपने लेट ज्वाइन करा है, खैर आपका मेरे पास मैसेज आ गया था, लेकिन प्लीज ट्राई टू ज्वाइन ऑन टाइम, ठीक है। खैर, अब देखिए मेरी बात सुने, ये, अच्छा दानिश आपने लेट ज्वाइन करा है तो मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट क्लास में हमने अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया था कि हम कैसे पता लगाते हैं कि हमारा एफ ओ एच कॉस्ट कितने से अंडर एब्जॉर्ब्ड है एंड ओवर एब्जॉर्ब्ड है। अब दानिश आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में जो है हम एक प्रॉफिट स्टेटमेंट का एग्जाम्पल क्वेश्चन कर रहे हैं, और उस एग्जाम्पल क्वेश्चन के थ्रू, उस इस एग्जाम्पल क्वेश्चन में प्रॉफिट स्टेटमेंट्स के ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्रीज भी हैं और अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन भी है। तो अब हम इस क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे दानिश के ओवर एंड अंडर एब्जॉर्ब्ड अगर है तो वो प्रॉफिट स्टेटमेंट्स में कहां पर आता है, कहां पर हम उसको डालते हैं, ठीक है जी। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल क्वेश्चन तैयार किया है बच्चों के सामने अभी, ठीक है जी। इस एग्जाम्पल क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमने, ठीक है। अच्छा, इस एग्जाम्पल क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नंबर 1 इज कैलकुलेट प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग, रिक्वायरमेंट नंबर 2 इज कैलकुलेट प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और एक और रिक्वायरमेंट मैं ऐड कर रहा हूं, दैट इज रिक्वायरमेंट नंबर 3, ठीक है। रिक्वायरमेंट नंबर 3 इज द प्रॉफिट reconcile the profit calculated in part A, in part 1, with the profit calculated in part 2, in part 2, ठीक है जी। रिकंसिलिएशन भी करनी है, जो मैंने आपको मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में सिखाई थी, ठीक है। खैर, अब भाई ये पूरा सवाल है आप लोगों के सामने। अब ये सवाल हमने सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने प्रॉफिट निकालना है अकॉर्डिंग टू द मार्जिनल कॉस्टिंग। तो आ जाए जरा मार्जिनल कॉस्टिंग की प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखें भाई, दो कॉलम्स बना दिए, ये मेरे पास $2 के साइन आ गए, ठीक है। मतलब ये जो है मेरी, ये $2 के साइन आ गए, मतलब अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे दो कॉलम्स हैं। यहाँ पर मैं ऊपर हेडिंग डाल देता हूँ मार्जिनल कॉस्टिंग। हम मार्जिनल कॉस्टिंग से प्रॉफिट स्टेटमेंट बना रहे हैं, ठीक है जी। मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट निकालने के लिए हम प्रॉफिट स्टेटमेंट बना रहे हैं। आप सबको पता है सबसे पहले सर जी क्या आती हैं, सबसे पहले सेल्स आती हैं, ठीक है।
अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे रोक कर पूछ सकते हैं, ठीक है जी। अब सबसे पहले वी विल टेक सेल्स। हाउ मच इज द सेल्स? आपने कितने यूनिट्स बेचे थे? 9,000 यूनिट्स, और एक यूनिट आपने 100 का बेचा था। तो 9,000 इंटू 100 इज 900,000, 9 lakhs आपकी सेल्स आ गई। उसके बाद आपको पता है आप हेरिंग डालते हैं लेस वीसी। वीसी इज वेरिएबल कॉस्ट। अब सवाल में देखें, ओपनिंग इन्वेंट्री तो नहीं है, ठीक है। इधर लिखा हुआ था देयर वाज नो ओपनिंग स्टॉक एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है, कोई ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है। लेकिन आपको क्वेश्चन देखकर पता चल जाना चाहिए कि क्लोजिंग इन्वेंट्री है। अब सर हमें कैसे पता चला? सुने मेरी बात, थोड़ा सा बेसिक कॉमन सेंस। साल के शुरू में 0 यूनिट्स पड़े, चूंकि उसने लिखा हुआ है देयर इज नो ओपनिंग इन्वेंट्री। साल के शुरू में 0 यूनिट्स हैं, आपने एक्चुअली कितने यूनिट्स बनाए? 9,500। तो इन टोटल आपके पास इस साल 9,500 यूनिट्स पड़े हैं, और आपने बेचे कितने? 9,000। तो जब पड़े 9,500 हैं और बेचे 9,000, तो साल के आखिर में 500 यूनिट्स बच गए, ठीक है। तो यहां पे मैं कर देता हूँ, इक्वेशन भी मैंने आपको पढ़ाई हुई है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो 500 यूनिट्स हमारी इस साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है जी। तो मैंने आपको बोला था जब सवाल में ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी तो पहले आप कौन से वेरिएबल कॉस्ट लेंगे जो प्रोडक्ट को बनाते वक्त लगते हैं? वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, जो डीएम डीएल एंड वीओएच होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। तो सर मैं ले लेता हूँ डीएम, डीएल एंड वी ओ एच, ठीक है जी। इन सब का पर यूनिट गिवन है, दैट इज 2, 4 एंड 6, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले लेंगे 2, 4 एंड 6, ये पर यूनिट कॉस्ट है, इनको यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, इनको मैं कौन से वाले यूनिट से मल्टीप्लाई करूं? इनको मैं एक्चुअल प्रोडक्शन के यूनिट से मल्टीप्लाई करूं, बजटेड प्रोडक्शन के यूनिट से मल्टीप्लाई करूं, या सेल्स के यूनिट से मल्टीप्लाई करूं? हाँ जी, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कितने यूनिट से मैं इनको मल्टीप्लाई करूं? ठीक है, मेरा सवाल है आप लोगों से, एक्चुअल, चलो आप कह रही हैं एक्चुअल यूनिट्स, कौन से वाले? एक्चुअल प्रोडक्शन के यूनिट्स, वेरी गुड। एक्चुअल प्रोडक्शन, क्योंकि जितने यूनिट्स मैंने बनाए हैं ये प्रोडक्ट को बनाते वक्त लगते खर्चे, और जितने यूनिट्स मैंने बनाए हैं ये उतने यूनिट्स के हिसाब से लगेंगे। तो एक्चुअली हमने बनाए 9,500 यूनिट्स, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 9,500, 9,500 एंड 9,500, ठीक है जी। तो सर अगर हम कैलकुलेट कर लें और आंसर्स निकाल लें, 2 इंटू 9,500 इज हाउ मच? इट इज 19,000। देन 4 इंटू 9,500 इज 38,000, एंड 6 इंटू 9,500 इज 57,000, ठीक है। अब इसके बाद आप करते हैं ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री एंड लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री तो नहीं है सवाल में, तो आप स्किप कर दें, ओपनिंग इन्वेंट्री ना डालें। लेकिन मैं डाल रहा हूं क्योंकि हम ये एग्जांपल क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसके थ्रू हम फॉर्मेट बिल्डिंग कर रहे हैं ना, तो आपको याद रहे इस वजह से मैं डाल रहा हूं। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री जीरो है, कुछ नहीं है, तो आप ना भी डालें तो चलेगा, ठीक है, लेकिन मैं डाल देता हूं, ठीक है। तो हम करते हैं ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री एंड लेस, लेस हम करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है जी। ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स जीरो हैं, एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिए, दैट वर 500 यूनिट्स। यहाँ पर हमने ले लिया 500 यूनिट्स। इनको मल्टीप्लाई हम करते हैं रेट से, एंड मार्जिनल कॉस्टिंग में इन्वेंट्री का रेट कैसे निकलता है? डायरेक्ट मटेरियल का पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर का पर यूनिट, एंड वेरिएबल ओवरहेड्स का पर यूनिट। 2 + 4 = 6, 6 + 6 = 12। तो यहाँ पर आप 0 इंटू 12 एंड 500 इंटू 12 करेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री तो आपकी जीरो आ गई, लेकिन हाउ मच इज योर क्लोजिंग इन्वेंट्री? दैट इज 500 मल्टीप्लाइड बाई 12, एंड द आंसर इज 6,000, ठीक है जी। एड ओपनिंग लेस क्लोजिंग कर दी। अब आपको पता है क्लोजिंग इन्वेंट्री के बाद हमने वो वाले वेरिएबल कॉस्ट लेने हैं जो प्रोडक्ट को बेचते वक्त लगते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएबल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएबल कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन का वेरिएबल कॉस्ट, एंड सेल्स कमीशन। ये तीनों वेरिएबल कॉस्ट हैं और ये प्रोडक्ट को बेचते वक्त लगते हैं, दैट्स वाई क्लोजिंग इन्वेंट्री के बाद आते हैं, ठीक है जी। तो यहां पर मैं ले लेता हूं S&D का वेरिएबल, देन एडमिनिस्ट्रेशन का वेरिएबल, देन सेल्स कमीशन। इनका खर्चा इज 1, 3 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा अब ये कितने यूनिट से मल्टीप्लाई होंगे? ये आपके सेल्स की यूनिट से मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट को बेचते वक्त लगता है खर्चा, तो जितने यूनिट्स आपने बेचे होंगे ये उतने यूनिट्स पे लगा होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाय 9,000, मल्टीप्लाइड बाय 9,000, मल्टीप्लाइड बाय 9,000, तो 1 इंटू 9,000 इज 9,000, एंड 9,000 इंटू 3 इज मेरे ख्याल से 27,000, एंड 9,000 इंटू 5 इज 45,000, ठीक है जी। सर अब आपका वेरिएबल कॉस्ट का सेक्शन पूरा हो चुका है।
आप ये सारे ऐड लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, जो ऐड हो रहा है ऐड, जो लेस हो रहा है लेस। फाइनल आंसर आप राइट कॉलम में लेके जाएंगे, उसको आप ऊपर से जब सेल्स के आंसर से माइनस करेंगे, यू विल गेट द कंट्रीब्यूशन का आंसर, ठीक है। तो आ जाए जरा, मैं ऐड अप कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। 19,000 प्लस 38,000 प्लस 57,000 प्लस 0 माइनस 6,000 प्लस 9,000 प्लस 27,000 and plus 45,000. So the answer we get is 189,000. That is my variable cost का total. इसको मैं ऊपर से माइनस करूंगा, then I will get my answer of the contribution. That is how much. ये आपकी सेल्स का फाइनल आंसर, इसमें से आपने कंट्रीब्यूशन सॉरी वेरिएबल कॉस्ट का आंसर माइनस करा, तो 900,000 माइनस 189,000 एंड द आंसर इज 7,11,000, 7,11,000, 7,11,000, ठीक है, आपकी कंट्रीब्यूशन आ गई। अब यू नो कि सीन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन में से आपने सारे के सारे जो है फिक्स कॉस्ट माइनस करने हैं, देन यू विल गेट योर प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द मार्जिनल कॉस्टिंग। अब आ जाते हैं हम लोग कहाँ पर, अब देखें, अब हम लोग जो है हेडिंग डाल देते हैं लेस फिक्स कॉस्ट की, ठीक है जी। अब जितनी भी फिक्स कॉस्ट है हम यहाँ से लाइन से ले लेंगे। अब क्वेश्चन के अंदर फिक्स कॉस्ट तो तीन ही है, कौन कौन सी? एक हमारा फिक्स्ड ओवरहेड का कॉस्ट, एक हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का फिक्स कॉस्ट, और एक हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का फिक्स कॉस्ट। देखिए मेरी बात सुने, अब आपको फिक्स्ड ओवरहेड्स बजटेड कॉस्ट भी गिवन है, एक्चुअल कॉस्ट भी गिवन है। असल में तो एक्चुअल खर्चा है ना, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में पता है आप क्या करते हैं, जो आपका एक्चुअल एफओएच का खर्चा है वो एज इट इज आप फिक्स कॉस्ट में ले लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ जाएंगे, हमारा जो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट का खर्चा है दैट इज 80,000, तो यहाँ पर हम ले लेंगे एफओएच फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट दैट इज 80,000। और हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का फिक्स कॉस्ट वाज गिवन 15,000 एंड एडमिनिस्ट्रेशन का फिक्स कॉस्ट वाज गिवन 25,000। तो 15,000 एंड 25,000 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का फिक्स कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन का फिक्स कॉस्ट। अब ये सारे फिक्स कॉस्ट हम ऐडअप करेंगे। 80,000 प्लस 15,000 इज 95, 95 प्लस 25 इज 1,20,000। आई होप जी 1,20,000 हमारा टोटल आंसर आएगा, इसको हम ऊपर से माइनस करेंगे, वी विल गेट प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू मार्जिनल कॉस्टिंग, दैट इज हाउ मच, 7,11,000 माइनस 120,000, ठीक है। तो 7,11,000 माइनस 1,20,000 एंड द आंसर वी गेट इज 591,000, ठीक है। तो ये आपका सर बजट नहीं ऐड करवाया, वर्दा आप क्या पूछ रहे हो, बजट क्या बजट ऐड नहीं करवाया? विच बजट आर यू टॉकिंग अबाउट, किस बारे में बात कर रही हैं आप? मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, यस, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स हम मार्जिनल कॉस्टिंग में नहीं लेते, जो एक्चुअल एफओएच का खर्चा आया है वो हम एज इट इज डाल देते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग की प्रॉफिट स्टेटमेंट में। यही मैं आपको समझा रहा था। अब बच्चे यहां पर मुझसे, मैं पूरी प्रॉफिट स्टेटमेंट बना दी, मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग से प्रॉफिट निकाल दिया। अब बच्चे यहां पर बोलते हैं सर इसमें अंडर ओवर एब्जॉर्ब कहां पर आया? तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन गाइज, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर कोई अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन की एडजस्टमेंट नहीं आती, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट डायरेक्टली डाल देते हैं, तो उसमें हमें अंडर ओवर एब्जॉर्ब की एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, ठीक है। अंडर ओवर एब्जॉर्ब की एडजस्टमेंट का एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की प्रॉफिट स्टेटमेंट में आएगी, क्योंकि आई होप आप लोगों को याद हो, क्या याद हो कि फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट को हम पर यूनिट बेसिस पे डालते थे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, तो वहां जाती है एब्जॉर्ब्ड एफओएच एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हमने अंडर ओवर एब्जॉर्ब की एडजस्टमेंट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की प्रॉफिट स्टेटमेंट में करनी पड़ती है। मार्जिनल कॉस्टिंग की प्रॉफिट स्टेटमेंट में अंडर ओवर एब्जॉर्ब की एडजस्टमेंट नहीं आती। जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग की नॉर्मली प्रॉफिट स्टेटमेंट बनती है वैसे ही बन जाती है, और जो मैंने आपके सामने बनाकर तैयार कर दिया, ठीक है। अब पहले तो आप लोग मुझे बताएं कि क्या आप लोगों को ये मार्जिनल कॉस्टिंग की प्रॉफिट स्टेटमेंट क्लियर है? क्या वर्दा आपका जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया है या नहीं क्लियर हुआ? जल्दी से बताएं मुझे सब। अगर क्लियर है तो फिर हम फटाफट से पार्ट बी पर जाते हैं, ठीक है, और पार्ट बी सॉल्व करते हैं। अगर आप सबको यहां तक क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है, हम ग्रेट, क्रिस्टल क्लियर, ओके जी, जल्दी बताएं सबको क्लियर है भाई? आई होप शायद किसी का रिप्लाई सबका आ गया है, ठीक है, ग्रेट। दानिश आपको क्लियर है? दानिश आपका रिप्लाई नहीं आया, क्या आपको क्लियर है? ठीक है, ग्रेट। तो आ जाए जरा अब, हम लोग जंप करते हैं अपने पार्ट बी पर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पार्ट बी में हमें बनानी है
पार्ट बी में वी हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब हमें प्रॉफिट निकालना है अकॉर्डिंग टू द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग की प्रॉफिट स्टेटमेंट मैंने बनाई थी, ठीक है जी, इसको यहां से जो है मैं कट कर कर नेक्स्ट पेज पर पेस्ट कर देता हूं, ताकि अब यहां पर जो है हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की प्रॉफिट स्टेटमेंट बना सकें, ठीक है। तो नीचे एक मैं नया पेज खोलता हूं और अपनी मार्जिनल कॉस्टिंग की प्रॉफिट स्टेटमेंट को यहां पर लेकर जाकर मैं रख देता हूं, ठीक है जी। यहाँ हमारे पास मार्जिनल कॉस्टिंग की प्रॉफिट स्टेटमेंट आ गई। अब ऊपर चलते हैं और यहां पर हम बनाते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की प्रॉफिट स्टेटमेंट, जिसमें अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड आएगा, और मैं आपको सिखाऊंगा कि कहां पर आएगा, किस तरह डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम पार्ट सी सॉल्व करेंगे, दैट इज द रिकंसिलिएशन वाला पार्ट, ठीक है। तो अब दो कॉलम्स में आपको पता है प्रॉफिट स्टेटमेंट बनती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की। तो ये मैंने दो डॉलर के साइन बना दिए, मतलब ये मेरे दो कॉलम्स हो गए। ऊपर मैं लिख देता हूं, अब हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है जी। अब सबसे पहले हम ले लेते हैं सेल्स। तो यहाँ पर आए, हमने सबसे पहले जो है ले लेनी है सेल्स। आप सबको पता है हमने 9,000 यूनिट्स बेचे थे और एक यूनिट 100 का बेचा था। तो 9,000 इंटू 100, ठीक है। मैं कुछ बातें क्लास में करता हूँ और वो बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन मुझे याद नहीं, मुझे लग रहा है कि आप लोग मेरी बातें गौर से नहीं सुनते। मुझे याद पड़ा है, मैंने लास्ट क्लास या लास्ट से लास्ट क्लास में बताया था, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाने से पहले हमेशा एफओएच का पर यूनिट बजटेड रेट निकाल लिया करें। क्योंकि आप एफओएच डालते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट में, तो आपने जो पर यूनिट एफओएच है उसको एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करके डालना होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की प्रॉफिट स्टेटमेंट में, ठीक है। मार्जिनल में तो एक्चुअल चली जाती है एज इट इज। तो हम क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाने से पहले हम अपना ओ ए आर इज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, या ए बी रेट, एब्जॉर्प्शन रेट भी बोलते हैं इसको, वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है जी। तो ए बी रेट इज एफ ओ एच का पर यूनिट बजटेड रेट। वो कैसे निकलेगा, बजटेड एफ ओ एच डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन, ठीक है। तो भाई हमारा जो बजटेड एफ ओ एच है दैट इज कितना, हमारा बजटेड एफ ओ एच कॉस्ट इज 100,000 एंड बजटेड प्रोडक्शन इज 10,000 यूनिट्स, ठीक है। तो 100,000 डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स, सो वी गेट इज $10 पर। हमारा एफ ओ एच का पर यूनिट बजट रेट इज $10, ठीक है। अब हमने सेल्स ले ली है, सेल्स हमारी 900,000 थी। अब हमने क्या करना है, हेडिंग डालनी है लेस पीसी। तो हमने हेडिंग डाल दी लेस पीसी। प्रोडक्शन कॉस्ट में सारे प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाते हैं जो जो गिवन होते हैं, और चार हो सकते हैं मेरे ख्याल से मैक्सिमम, जो मैंने आपको बताए थे। डी एम, डी एल, वी ओ एच एंड एफ ओ एच। अब डीएम डीएल वीओएच का पर यूनिट गिवन था 246। अब मार्जिनल कॉस्टिंग में हम क्या कर रहे थे, एक्चुअल एफओएच जो थी उसका खर्चा एज इट इज डाल दिया था, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम एफओएच को पर यूनिट बेसिस पे एब्जॉर्ब करके डालते हैं, पर यूनिट बेसिस पे डालते हैं। तो एफओएच का दैट्स में हमें पर यूनिट बजटेड रेट निकालना पड़ता है। अब इसको एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, जिसको एब्जॉर्ब्ड एफओएच कहते हैं, एक्चुअल यूनिट्स की अज्यूम्ड एफओएच, वो जाती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, ठीक है। दैट्स वाई इसमें आगे जाकर फिर हमें अंडर ओवर एब्जॉर्ब का एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो एफ ओ एच का पर यूनिट रेट इज 10, जो हमने निकाल लिया था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की प्रॉफिट बनाने से पहले। अच्छा, इन सबको पता है, आपको पता ही प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रोडक्ट को बनाते रहते हैं, तो एक्चुअली जितने यूनिट्स हमने बनाए उस हिसाब से लगे होंगे। तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, इन सबको एक्चुअल प्रोडक्शन से, दैट वर व्हाट वाज द एक्चुअल प्रोडक्शन 9,500, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाय 9,500 मल्टीप्लाइड बाय 9,500 मल्टीप्लाइड बाय 9,500 मल्टीप्लाइड बाय 9,500, ठीक है जी। तो 2 into 9,500, 2 into 9,500, द आंसर इज 19,000। उसके बाद 4 into 9,500, आंसर इज 38,000। और उसके बाद मेरे ख्याल से 6 into 9,500, आंसर इज 57,000। एंड 10 into 9,500 इज 95,000। अब देखें, एक्चुअल हमारी फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा था 80,000, ठीक है, जो मार्जिनल में हमने एज इट इज डाल दिया था। लेकिन एब्जॉर्प्शन में जो एक्चुअल यूनिट्स के हिसाब से होती है, जो एक्चुअल यूनिट्स की बजटेड एफओएच होती है, वो हमें डालनी होती है एब्जॉर्ब्ड एफओएच। तो तभी हम पर यूनिट निकालते हैं, उसको एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करके फिर डालते हैं। अब देखो यहाँ ज्यादा चलेगा, ये 95,000, असल में तो 80,000 है। दैट्स वाई अब इसको एडजस्ट करने के लिए जब हम प्रॉफिट पे पहुंचेंगे, तब हमें अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। खैर, अब सारे प्रोडक्शन कॉस्ट हमने डाल दिए। अब हम क्या करेंगे, ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री एंड लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री आप स्किप कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है ओपनिंग इन्वेंट्री वो जीरो। तो ओपनिंग इन्वेंट्री जीरो है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 500 यूनिट्स। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, इन्वेंट्री के रेट से, और आपको पता है
एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इन्वेंट्री का रेट कैसे निकलता है? डीएम का पर यूनिट, डीएल का पर यूनिट, वीओएच का पर यूनिट एंड एफओएच का पर यूनिट। 2 + 4 इज 6, 6 + 6 इज 12, 12 + 10 इज 22। ठीक है, तो 0 × 22, 500 × 22, 0 × 22 इज 0, एंड 500 × 22, द आंसर इज 11,000। ठीक है, ये आपका प्रोडक्शन कॉस्ट का सेक्शन पूरा। ठीक है जी, प्रोडक्शन कॉस्ट का सेक्शन पूरा। अब ये सारी प्रोडक्शन कॉस्ट हम एडलेस करेंगे, फाइनल आंसर राइट कॉलम में लेके जाएंगे, सेल से माइनस करेंगे, वी विल गेट द ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो आ जाए जरा, इन सबको मैं टोटल कर रहा हूँ। 19,000 प्लस 38,000 प्लस 57,000 प्लस 95,000 प्लस 0 माइनस 11,000, आंसर इज 198,000। इसको हम ऊपर से माइनस करेंगे, वी विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट। एंड हाउ मच इज द ग्रॉस प्रॉफिट? ये आपकी सेल्स में से आप प्रोडक्शन कॉस्ट का खर्चा माइनस करें। 900,000 माइनस 198,000। ठीक है जी, सो द आंसर इज 702,000। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, बिल्कुल ठीक। वर्दा 702,000। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमने क्या करना है? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमने लेस नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट करनी है। ठीक है जी, अब नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो हमारे पास क्या क्या है आपको बताते हैं। हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की वेरिएबल कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन की वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की फिक्स कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन की फिक्स कॉस्ट एंड सेल्स कमीशन। ये मेरे ख्याल से पांच हमारे पास नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट हैं जो हम ले लेते हैं। सही है, फटाफट हम ले लेते हैं। एस एन डी की वेरिएबल, देन एडमिनिस्ट्रेशन की वेरिएबल, देन सेल्स कमीशन। इन तीनों का तो पर यूनिट कॉस्ट आपको गिवन था 135। ये सेल्स की यूनिट से मल्टीप्लाई होकर जाती हैं, दैट इज 9,000, 9,000 एंड 9। तो ये आपकी आई थी 9,000, एंड 9,000 इंटू थ्री इज मेरे ख्याल से 27,000, एंड देन 45। उसके बाद एस एन डी की फिक्स्ड कॉस्ट दैट इज 15,000, एंड एस एन डी की वेरिएबल कॉस्ट दैट इज 27,000। ठीक है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, दैट इज 25,000। अब आप सारे नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट ऐड अप करेंगे, क्या करेंगे? सारे नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस करेंगे, और फाइनल आंसर आप राइट कॉलम में लेके जाकर ऊपर से माइनस कर देंगे। तो सुनिए, सुनिएगा मेरी बात। ठीक है, सारे नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट मैं ऐड अप कर रहा हूँ। ठीक है, गौर से सुनिएगा। 9,000 प्लस 27,000 प्लस 45,000 प्लस 15,000 प्लस 25,000, तो आंसर आपका आ रहा है 121,000। तो जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से ये नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपके पास एक आंसर आएगा। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है? 702,000 माइनस 121,000, आंसर इज 581,000। करेक्ट वर्दा, 581,000। ठीक है, अब ये जो आंसर आता था इसको हम क्या बोला करते थे? प्रॉफिट बोला करते थे, प्रॉफिट फ्रॉम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। नहीं, अब इसको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें अंडर ओवर एब्जॉर्ब की आपने एडजस्टमेंट करनी है। तो आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाई, प्रॉफिट निकाल लिया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग, लेकिन इसको आप प्रॉफिट अभी नहीं बोलेंगे। ये जो प्रॉफिट निकाला है इसमें आप चेक करेंगे कि एफओएच ओवर एब्जॉर्ब थी या अंडर एब्जॉर्ब थी। अगर ओवर एब्जॉर्ब्ड है तो आप इसमें प्रॉफिट के आंसर में जितने से ओवर एब्जॉर्ब्ड है वो ऐड कर देंगे, अगर अंडर एब्जॉर्ब्ड है तो जितने से अंडर एब्जॉर्ब्ड है वो आप लेस कर देंगे। ठीक है, तो आ जाए जरा नीचे, कैलकुलेशन करते हैं, अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड का फॉर्मूला लगाते हैं और देखते हैं कि अंडर एब्जॉर्ब था या ओवर एब्जॉर्ब था। ठीक है, गौर से सुनिएगा। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन रेट लेते हैं, जो आपने ऊपर निकाला हुआ है एफओएच का पर यूनिट बजटेड रेट 10, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन से। तो 10 इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी थी? 9,500, दैट इज 95, मल्टीप्लाई बाय 9,500, दैट इज 95,000। ये आपके पास एब्जॉर्ब्ड एफओएच आ गई। इसमें से आप माइनस करोगे एक्चुअल एफओएच। व्हाट वाज द एक्चुअल एफओएच? दैट वाज 80,000। तो 95,000 माइनस 80,000, द आंसर यू गेट इज 15,000 पॉजिटिव, मतलब आपका 15,000 से ओवर एब्जॉर्ब्ड है। ठीक है, 15,000 से आपका ओवर एब्जॉर्ब्ड है, तो ओवर एब्जॉर्ब्ड ये प्रॉफिट के आंसर में क्या हो जाएगा? 15,000 ऐड हो जाएगा। किस नाम से? ऐड ओवर एब्जॉर्ब्ड के नाम से। अब जो ओवर एब्जॉर्प्शन ऐड करने के बाद, अब अंडर होता तो अंडर एब्जॉर्ब होता तो लेस हो जाता। अब जो आंसर आ रहा है ना, अब वो आपका दैट विल बी योर प्रॉफिट। तो 581 प्लस 15,000, एंड द आंसर यू गेट इज 596,000। ये आपका प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। अब मेरी बात सुन लें 2 मिनट प्लीज। अब आप, मैंने नीचे फॉर्मूला लगाकर आंसर निकाला है, ये फॉर्मूला भी लगाने की आपको जरूरत नहीं थी। देखें, एक्चुअल यूनिट्स की जो बजटेड एफओएच है वही एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की प्रॉफिट स्टेटमेंट में जारी होती है। तो आप डायरेक्ट यहां से देख सकते थे यार, 95,000 है हमारी सोची हुई, और एक्चुअल में आ रही है 80,000। तो हमने सोची ज्यादा थी, एक्चुअल में कम आई,
तो सोची ज्यादा थी, एक्चुअल में कमाई मतलब ओवर एब्जॉर्ब्ड है, और कितने से आपको साफ नजर आ रहा है, 15,000 से। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कंपेयर कर देख सकते थे, 15,000 से ओवर एब्जॉर्ब्ड है, यहाँ 15,000 ऐड करना है। ठीक है, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं थी, किसी को उस तरह देखना नहीं आता तो फिर वो फॉर्मूला लगाकर निकाल ले। अब ये ओवर एब्जॉर्ब मैंने ऐड क्यों करा है? देखो, ओवर एब्जॉर्ब का मतलब सोची ज्यादा थी, तो ये मैंने प्रॉफिट निकालते वक्त कॉस्ट में एफ ओ एच का कॉस्ट ज्यादा डाल दिया 15,000 से। अब जब कॉस्ट ज्यादा जाएगा तो प्रॉफिट कम आएगा। ठीक है, तो अब इसको एडजस्ट करने के लिए कॉस्ट ज्यादा चली गई तो प्रॉफिट कम आ रहा है, तो तभी ओवर एब्जॉर्ब था, तो मैंने प्रॉफिट कम आ रहा था उसको उसमें ऐड कर दिया ओवर एब्जॉर्ब, तो अब मेरा प्रॉफिट करेक्ट हो गया। अगर अंडर एब्जॉर्ब्ड होता तो मैंने सोची कम होती, तो कॉस्ट में कम डाली होती तो प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होता, फिर मुझे अंडर एब्जॉर्ब्ड है तो प्रॉफिट से लेस करना पड़ता। तो ये रीजन होता है ओवर एब्जॉर्ब्ड ऐड करने का और अंडर एब्जॉर्ब्ड को लेस करने का। ठीक है जी। तो ये आप एडजस्टमेंट करते हैं अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड की, किसमें? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की प्रॉफिट स्टेटमेंट में। मार्जिनल कॉस्टिंग में अंडर ओवर एब्जॉर्ब नहीं आता, क्योंकि जो उसमें एक्चुअल एफओएच होती है वो डायरेक्टली चली जाती है। ठीक है जी। तो ये सीन होता है, इस तरह अंडर ओवर एब्जॉर्ब जाता है प्रॉफिट स्टेटमेंट में, और कहां जाता है, किस तरह जाता है, वो मैंने आपको प्रॉफिट स्टेटमेंट में कर कर दिखा दिया। ठीक है, तो पहले तो यहां पर मैं पॉज ले रहा हूं, मुझे बताएं कि आपको पूरी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की प्रॉफिट स्टेटमेंट समझ आई है, क्रिस्टल क्लियर है, या किसी के कोई सवालात हैं, एनी प्रॉब्लम्स, कोई कंफ्यूजन, कोई चीज ना समझ आई हो, प्लीज। अच्छा अरम सर, अगर हमें एट द एंड एडजस्ट ही करना है तो पहले ही सही वैल्यू क्यों नहीं डाल देते? देखो मेरी बात सुनो अरहम, ये जो प्रॉफिट निकल रहा होता है ना, ये बजटेड फिगर्स पे निकल रहा होता है। ठीक है, क्योंकि आप कॉस्टिंग वगैरह कब करते हो सारी, आपने प्रोडक्ट बेचना है तो आपने कॉस्ट वगैरह पहले ही अज्यूम करनी पड़ती है ना, ताकि आप प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सको। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकल रहा होता है, तो प्रॉफिट निकल चुका होता है एक्सपेक्टेड। ठीक है, तभी उसमें हम जो है अज्यूम्ड वाली डाल देते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कौन सी डाल देते हैं? अज्यूम्ड वाली चली जाती है, एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से सोची हुई, क्योंकि बाकी चीजें भी तो बजटेड फिगर्स ही जा रहे हैं ना। तो दैट्स वाई एंड में हमें पता चलता है तो हम अंडर ओवर एब्जॉर्ब के थ्रू उसकी करेक्शन करते हैं। ठीक है, एंड दिस इज इन द फॉर्मेट, आपको ये करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप इधर बोलो सर यहीं 80,000 डाल देते तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप कर देते, आपका आंसर सही आता, लेकिन एग्जामिनर आपका अंडर ओवर एब्जॉर्ब शो ना करने का मार्क काट देता है। हम क्लियर है? ग्रेट, डन। समझ आ गई है सबको? क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? हाँ जी यार, हम क्लियर है आपको सारी चीजें? ग्रेट। अच्छा, अब अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अब वी आर मूविंग टू द थर्ड पार्ट, पार्ट थ्री, दैट इज रिकंसाइल द प्रॉफिट कैलकुलेटेड इन पार्ट वन विद द प्रॉफिट कैलकुलेटेड इन पार्ट टू। सर जी, आपको रिकंसिलिएशन मैंने सिखा दी थी, अगर आप लोगों को याद हो। मैंने क्या बोला था भाई? मैंने आप लोगों को बोला था अगर आपने रिकंसिलिएशन करनी है तो मतलब आपने प्रॉफिट कैलकुलेटेड इन पार्ट वन मतलब मार्जिनल के प्रॉफिट से आपने रिकंसाइल करना है एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट को। तो आपने जब मार्जिनल से एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट पे जाना होता है तो आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने लेना है प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग, जो कितना आ रहा है आपका? 591,000। इससे चेक भी हो जाता है ना कि आपने प्रॉफिट स्टेटमेंट सही बनाई है या नहीं। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते थे? ऐड क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड लेस। अच्छा, ये ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री में क्या आंसर लेना होता था? यूनिट्स इनटू एब्जॉर्प्शन रेट करके जो आंसर हो रहा है वो एड लेस करना होता है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स पर 500, ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स पर 0, मल्टीप्लाइड बाय एब्जॉर्प्शन रेट, एफओएच का पर यूनिट बजटेड रेट दैट इज 10। तो 510, 500 इंटू 10 एंड 0 इंटू 10, तो ये आपके पास 5,000 ऐड हो जाएगा, 0 लेस हो जाएगा। अब आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या आना चाहिए? अगर प्रॉफिट एज पर मार्ज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आ जाता है तो आपने मतलब आपको कंफर्म भी हो जाता है, रिकंसाइल भी हो गया, और आपको कंफर्मेशन भी मिल गई कि यार आपने मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन की प्रॉफिट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक, बिल्कुल करेक्ट बनाई है। ठीक है, तो आए जरा करते हैं 591,000। ठीक है, 591,000 प्लस 5,000 माइनस 0, 596,000। तो क्या आपका जाकर चेक कर लें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट है स्टेटमेंट है, प्रॉफिट है, वो 596 ही आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। मतलब आपकी रिकंसिलिएशन भी मैच हो रही है और आपको कंफर्मेशन मिल चुकी है कि आपने प्रॉफिट स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक बनाई है। ठीक है, तो ऑल अरहम क्या पूछ रहे हैं आप? मैं समझा नहीं। ऐड ऐड ये पूछ रहे हैं आप अरहम? ये क्या लिखा है मैंने, इसके बारे में पूछ रहे हैं अरहम आप? दिस इज ऐड, ऑल नहीं है, ऐड क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, मैंने रिकंसिलिएशन सिखाया था, क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स इनटू एब्जॉर्प्शन रेट करके जो आंसर आ रहा है वो ऐड करना है, और ये ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स इनटू एब्जॉर्प्शन रेट करके जो आंसर आ रहा है वो लेस करना होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है ऐड, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, ऐड क्लोजिंग इन्वेंट्री।
सी एल मीन्स क्लोजिंग, आई एन वी मीन्स इन्वेंट्री। हाँ भाई, क्या आप लोगों को पार्ट 3 जो हमारा रिकंसिलिएशन था, क्या वो आप लोगों को क्लियर है 100%? एनी वन, एनी प्रॉब्लम है? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम तो प्लीज बताएं, या सबको सारी चीजें आज की क्लास में क्लियर है? ग्रेट मिचेल। ओके, सम्मत क्लियर, सिंधिया क्लियर, वर्दा क्लियर, अरहम क्लियर। दानिश क्या सीन है भाई, क्लियर है या नहीं क्लियर है? ग्रेट भाई, गुड हो गया, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको ऑलरेडी दो सवालात होमवर्क भेज चुका हूं, ठीक है। अब मैं थर्ड क्वेश्चन एक और अभी यहीं पर लिख लेता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सब, ठीक है। तो वो मैं ग्रुप पे भी भेज दूंगा और यहाँ लिख भी देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें। अब यू हैव 3 एग्जाम्पल क्वेश्चंस एज एन होमवर्क। एक मैंने आपको भेज दिया, वो बिल्कुल बेसिक था, ग्रुप पर है। दूसरा मैंने भेजा है जिसमें खाली ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्रीज हैं। अब मैं एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन आज आप लोगों को भेजूंगा, जिसके अंदर क्या होंगी, जिसमें हमारे पास होंगी ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंटरीज एंड एज वेल एज अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन। तो अब आपके पास ओवर द वीकेंड 3 क्वेश्चन एज एन होमवर्क आ गए। अच्छा, और एक और बात, वो मैं आपको आफ्टर द क्लास भेज देता हूँ, तीसरा होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। एक और बात मुझे करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जहन से निकल गई, अच्छा हुआ याद आ गई, ठीक है। अब कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं, आप लोगों में से किसी ने भी नहीं पूछा, लेकिन मुझे कभी ना कभी ये सवाल आता है, तो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। देखिए मेरी बात सुने। बच्चे बोलते हैं, सर आपने सबसे पहला एग्जाम्पल क्वेश्चन कराया था, उसमें तो ना ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्रीज थी ना अंडर ओवर एब्जॉर्ब था। सर आपने दूसरा एग्जाम्पल क्वेश्चन कराया, उसमें ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्रीज थी, और सर वो हमें देखकर पता चल जाता है कि कितने यूनिट्स बनाए हैं और कितने बेचे, तो क्लोजिंग में बच रहे हैं नहीं बच रहे, क्या सीन है, वो हमें पता चल जाता है। सर हमें अब थर्ड क्वेश्चन मैंने कराया तो उसमें अंडर ओवर एब्जॉर्ब भी था। तो अब बच्चे पूछते हैं, सर हमें कैसे पता चलेगा कि सवाल में अंडर ओवर एब्जॉर्ब की एडजस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाते वक्त अंडर ओवर एब्जॉर्ब की एडजस्टमेंट डालनी है या नहीं डालनी, हमें कैसे पता चलेगा सर सवाल में अंडर ओवर एब्जॉर्ब है या नहीं है? तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, जिससे आप क्वेश्चन को देखकर ही पता लगा लेंगे कि क्या इस क्वेश्चन में अंडर ओवर एब्जॉर्ब आएगा या नहीं आएगा। तो सुने मेरी बात, वेन एवर सवाल के अंदर आपको एक्चुअल प्रोडक्शन गिवन है, क्या गिवन है, और आपको बजटेड प्रोडक्शन गिवन है, और दोनों नॉट इक्वल है, ये किसका साइन है, नॉट इक्वल का। आपको एक्चुअल प्रोडक्शन भी गिवन है, बजटेड प्रोडक्शन भी गिवन है, और दोनों प्रोडक्शन अलग अलग है। तो आप समझ जाएंगे फौरन से कि भाई सवाल में अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिट निकाल कर उसके अंदर हमें अंडर ओवर एब्जॉर्ब की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए, आप यहां देख सकते हैं, आपको एक्चुअल प्रोडक्शन भी गिवन थी, आपको बजटेड प्रोडक्शन भी गिवन थी, दोनों में फर्क है। बजटेड प्रोडक्शन इज 10,000, एक्चुअल प्रोडक्शन इज 9,500। मैं एफओएच की बात नहीं कर रहा, मैं प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं। वेन एवर एक्चुअल प्रोडक्शन एंड बजटेड प्रोडक्शन आर गिवन इन द क्वेश्चन एंड दे आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन सवाल में आएगा। दिस इज द ट्रिक, जिसको आपको सवाल को देखकर ही पता चल जाएगा कि अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन डालना है या नहीं डालना, ठीक है। अगर आपको एक्चुअल प्रोडक्शन सवाल में गिवन है, बजटेड प्रोडक्शन गिवन है, और दोनों सेम है, अंडर ओवर नहीं आएगा। या कोई एक ही प्रोडक्शन गिवन है तो अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड नहीं आएगा, ठीक है। क्या ये बात भी सबको समझ आ गई है? 100% क्लियर है सारी चीजें? ठीक है जी, ग्रेट। तो आज फिर मैं आज मैंने आपको देखे अंडर एक एग्जांपल क्वेश्चन कराकर समझा दिया कि अंडर ओवर एब्जॉर्ब प्रॉफिट स्टेटमेंट्स में कहां पर जाएगा, क्या सीन है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं सोच रहा हूं कि मैं पास्ट पेपर क्वेश्चंस पर चला जाऊं, लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास में पास्ट पेपर क्वेश्चन पर नहीं जाऊंगा। मुझे एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको कराना है, ठीक है। मुझे एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको कराना है, ठीक है, जिसमें एक चीज आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना है, ताकि हमारी सारी चीजें थ्रू एग्जाम्पल क्वेश्चन पहले कवर हो जाएं। तो एक और क्लास में एग्जाम्पल क्वेश्चन पे लगाऊंगा, उसके बाद मैं पास्ट पेपर क्वेश्चन पर जाऊंगा, ठीक है। और एटलीस्ट इस टॉपिक के मिनिमम 3 या मैक्सिमम 4 पास पेपर क्वेश्चंस तो मैं आपके साथ अपने साथ आप लोगों को कराऊंगा। फिर ये टॉपिक हमारा खत्म होगा और हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही आसान, बहुत ही छोटा सा है, दैट इज ब्रेक इवन एनालिसिस, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।